हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल JMS ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का और ऑब्जेक्टिव यानी किताब में के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का आंसर सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो के आप देख लेते हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका एक भी ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में इस वीडियो खूब अच्छा से आपको क्या करना है, देख लेना है। यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो समझिए इतना गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका इस साल का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर ना करेंगे और शुरू करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक वीडियो में चैप्टर 1 से लेके उसका क ख ग घ अंग 2 3 4 5 और 6 और साथ साथ आपदा प्रबंधन का भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही वीडियो में। यानी इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको ज्योग्राफी से संबंधित कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यानी आप कहने का मतलब है कि आप इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो समझिए कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सब बुक से किताब से ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए अलग गेस देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका एक नंबर प्यारा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए ये रहा आपके पाठ्य पुस्तक का एक नंबर प्रश्न। एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है? एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो कोयला है किस प्रकार का संसाधन है। एक नंबर प्रश्न क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है कि एक का आपका ए नंबर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जो समाप्त होने वाला संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको प्राप्त भी करना होगा तो बहुत समय लगेगा। उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन हम उस संसाधन कहते हैं जिसको खत्म हो जाने के बाद दोबारा हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक का आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अगला प्रश्न क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग, यानी बी नंबर हो जाएगा। इसको सौर ऊर्जा को एक बार खत्म है तो फिर से इसको प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, फिर से निर्माण करने वाला संसाधन है। ठीक है, चलिए 3 नंबर है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो हो जाएगा आपका बी नंबर 200 mm। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए 3 नंबर है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अगला प्रश्न क्या है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? तो वह है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है 5 नंबर प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पाठक समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर, हाँ सही से होगा, कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हो जाएगा आपका डी नंबर 19.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर, यानी कि 5 का प्यारा सा आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो देखने के साथ साथ
आपको कलम कापी लेके बैठना है, यानी कि पेज लेकर बैठना, उसमें एक का अगर एक है, दो का जो भी है, बी हो या सी हो, लिखते रहना। लास्ट में आपको क्या करना है, तो लास्ट में आपको इसको मिला देना है कि कौन ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव, इसमें से 160 ऑब्जेक्टिव कितना है, 160 ऑब्जेक्टिव है। इस 160 ऑब्जेक्टिव में से आप सबका कितना सही है, इसका राय इस कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सुनो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ये क्या हो जाएगा, डी नंबर अधिक सिंचाई, ठीक है। 6 का हो जाएगा डी नंबर अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक है। 7वां प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सोपानी की कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि फेमस है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर उत्तराखंड, ठीक है। डी नंबर उत्तराखंड तो बिल्कुल सही जवाब है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी की कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। आगे बोलो कम बोलो। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है, तो 8 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, राजस्थान में। क्या हो जाएगा, बी, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार क्या है, राजस्थान में, यानी कि 8 का आपका बहुत ही मस्त आंसर बी नंबर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। अगला प्रश्न क्या है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो वह हो जाएगा एंड्रेन, यानी कि आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को एक बार देख लें तो समझिए कि आपका ज्योग्राफी जो है क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो वह एंड्रेन, यानी कि 9 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका समझिए कि ज्योग्राफी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें कम बेसी लगे, यानी कि थोड़ा सा इसमें से कोई दिक्कत हो, तो आपको अपना राय इस चैनल का, यानी कि ट्यूशन का नंबर 91 101 90 400 91 101 90 492 पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। अपना विचार 91 101 90 492 पर आपके विचार का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, ठीक है, रेगुर मृदा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन क्या देखिए, बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। आपको इस तरह के जब प्रश्न मिलेगा ना, तो आपको ज्यादा ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे नहीं देखना है, आराम से सापा करे तो मारना है। हमारा क्लासिक क्या पढ़ेगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, यानी कि एक प्रश्न का आपका सीधे आंसर याद कर लेना ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटने पाए, ठीक है। 11वां प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ठीक है। चलिए, कैसे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर गलती है, यानी कि 11 का बी हो जाएगा, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, वहां गलती है। 12 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न क्या है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो हो जाएगा आपका 12 का डी नंबर 96.6। क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, 96.6 हो जाएगा।
13 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। चलिए लिख देते हैं इसको, VVI कब के लिए? 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप प्रश्न 24 मतलब इसको 7 दिखेगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप प्रश्न जो VVI है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो हम आपको बताते हैं कि देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, यानी कि 13 का आपका उत्तर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? C नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है निहित है? तो हो जाएगा आपका C नंबर 65%। क्या हो जाएगा? C नंबर 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है वह निहित है? तो हो जाएगा 14 का C नंबर 65%। चलिए इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, खूब अच्छा से याद करना, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, और इस वीडियो को भगाना भी नहीं, आराम से लाइन बाय लाइन देखना है। भगा के देखेंगे तो कोई फायदा आपको होने वाली नहीं है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? C नंबर आर्सेनिक। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से क्या हो गया? आर्सेनिक तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हो जाएगा आर्सेनिक, यानी C नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ठीक है, बिहार, हम आपको एक जानकारी ले बताते हैं, बिहार एवं कहाँ? बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा? आपका आर्सेनिक। बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक, और राजस्थान और महाराष्ट्र में, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जो है, तो राजस्थान एवं महाराष्ट्र में क्या हो गया? फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? इसमें किसका बढ़ा संकेंद्रण? फ्लोराइड का। ठीक है, चलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का क्या बढ़ा? संकेंद्रण बढ़ा है, और राजस्थान और महाराष्ट्र में जो है वो फ्लोराइड का। ठीक है, चलिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है। राजस्थान और महाराष्ट्र में पूछे तो फ्लोराइड बता देना। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर B नंबर 19.27। क्या हो जाएगा? B नंबर। ठीक है, चलिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। अगला प्रश्न क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना हो जाएगा आपका? 17 का हो जाएगा आपका B नंबर 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी क्या हो जाएगा आपका? B नंबर। ठीक है, चलिए 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, 98 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो हो जाएगा आपका D नंबर 7%। क्या हो जाएगा? D नंबर 7%। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो वह आपका हो जाएगा D नंबर, क्या हो जाएगा? 60.11, यानी कि D नंबर 60.11%।
ठीक है। 20 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी नंबर मध्य प्रदेश। ठीक है। डी नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है? तो हो जाएगा आपका उत्तर बी नंबर 3 वर्गों में। ठीक है, बी नंबर 3 वर्गों में। ठीक है। 22 नंबर, 1951 से 1980 तक 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो, यानी कि कितना जो वन क्षेत्र है वो पहले क्या हो गया वन से, माने कितना वर्ग किलोमीटर है जो क्या हो गया वन क्षेत्र से कृषि में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो वह आपका हो जाएगा 22 का उत्तर बी नंबर। कितना हो जाएगा? बी 26,200। 22 का हो जाएगा आपका इस अच्छा आंसर बी नंबर। 23 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान की धारा जो 21 किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका ए नंबर, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन या जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? बी नंबर 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है। 25, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका ए नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? ए नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है। 25 का ए नंबर। 26 है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। अगले प्रश्न क्या है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार एक प्रकार के वन होता है, कहाँ है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर सुंदरवन में। ठीक है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में, बी नंबर। 27 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न क्या है कि टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो होता है कैंसर में होता है, यानी 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 28 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? अगला प्रश्न क्या है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो वह हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। 28 नंबर, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अगला प्रश्न क्या है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर घड़ियाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? घड़ियाल। और जलीय जीव पूछे तो हो जाएगा डल्फिन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो हो जाएगा घड़ियाल, ए नंबर। और जलीय जीव पूछे तो आपको डल्फिन बताना है। ठीक है, यानी कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। भारत का राष्ट्रीय पंछी है। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है मयूर। क्या है? मयूर, यानी इसको हम मोर भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। एक भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? अगला प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिए कि कोई प्रश्न किसी से कम नहीं है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो है वो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितना? 100, यानी कि आपका हो जाएगा बी। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सब किसी को समझ में आ रहा है? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर भी मारना है। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन पदार्थ है जो लौह युक्त, यानी कि जिस खनिज में लोहे की मात्रा हो उस खनिज का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? मैंगनीज।
क्या हो जाएगा ए नंबर मैग्नीज। ठीक है, यह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। 33 निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा खनिज है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका प्यारा से आंसर सी नंबर अवर। क्या हो जाएगा सी नंबर अवर। 34 नंबर कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? अगला प्रश्न क्या है कि कौन एक लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर है 34 का बी नंबर हेमाटाइट। क्या हो जाएगा बी नंबर हेमाटाइट। 22 नंबर किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? यहाँ पे क्या है वीवीआई प्रश्न है। क्या है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पे वीवीआई प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया? तो वहां जाएगा आपका सी नंबर लोहा। क्या हो जाएगा सी नंबर लोहा। ठीक है, चलिए 36 नंबर कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अगला प्रश्न क्या है कि कौन इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन यानी कि लोहा के उत्पादन करने में सबसे पहला स्थान पर कौन राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा ए नंबर कर्नाटक। ठीक है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो हो जाएगा 36 का ए नंबर कर्नाटक। ठीक है, 36 का आपका ए नंबर। इसके बाद में 37 नंबर छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर 20%। क्या हो जाएगा बी नंबर 20%। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 38 नंबर मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मतलब कौन स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में मतलब पूरे दुनिया में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा आपका तृतीय यानी कि तीसरा स्थान। कौन स्थान? तीसरा। ठीक है, तृतीय संस्कृत में दिया है, तीसरा भी लिखा रहेगा यानी कि आपका हो जाएगा पहला आंसर सी नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है 39 नंबर एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? अगला प्रश्न क्या है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर 10 किलोग्राम। क्या हो जाएगा बी नंबर 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा इनमें से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह हो जाएगा आपका बी नंबर मैग्नीज का। क्या हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अगला प्रश्न क्या है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एक क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट यानी कि हो जाएगा बी नंबर। एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या हो जाएगा बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है यानी कि 41 का आपका पहला से आंसर डी नंबर हो जाएगा बॉक्साइट। 42 देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अगला प्रश्न क्या है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो देश में तांबे का जो है 125 करोड़। कितना भंडार? 125 करोड़। ठीक है, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ यानी क्या बी नंबर। 43 नंबर बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में ये दो राज्य मिलकर देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? तो वहां इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर 80%। ठीक है, क्या हो जाएगा सी 80%। 44 सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो सबसे सीमेंट के लिए काचा माल क्या होता है? तो हो जाएगा आपका चूना पत्थर ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा चूना पत्थर ए नंबर। और चीनी उद्योग के लिए पूछे तो चीनी उद्योग के लिए पूछे काचा माल क्या है? तो उसके लिए क्या हो जाएगा ईख। क्या हो जाएगा ईख मतलब गन्ना। ठीक है, चलिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो क्या हो जाएगा चूना पत्थर। चीनी उद्योग के लिए ईख मतलब गन्ना। ईख या गन्ना को 45 किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि असम में। क्या हो जाएगा ए नंबर असम। चलिए 46 नंबर भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र
स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के कौन सा स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था, यानी कि बनाया गया था, निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 46 का डी नंबर तारापुर में। क्या हो जाएगा? डी नंबर तारापुर। 47 कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इनमें से कौन ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब होता है समाप्त होने वाला। ठीक है, चलिए कौन सा ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है जो अनवीकरणीय स्रोत है? तो जल भी है नवीकरणीय, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय, यानी कि कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगले प्रश्न क्या है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण में से कौन नहीं है? इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। तो आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है एक है। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। रुको थोड़ा सा पानी लेके। प्रश्न 28 नंबर आपका क्या कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं, यानी कि द्वितीय ऊर्जा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हो तो आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, उसमें सुधार किया जाएगा। 49 गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो वहां हो जाएगा आपका ए नंबर 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। ए नंबर कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 50 में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा डी नंबर। यानी कि कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत है, लेकिन सौर ऊर्जा है गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, इस सब प्रश्न का पारंपरिक यानी कि डिफिनीशन, परिभाषा जब उसका वीडियो बनाया जाएगा तो आपका वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ समझना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन ऐसा राज्य है जो कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है, यानी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सब किसी को मालूम है, बी नंबर झारखंड। ठीक है, ये क्लास 8 के ज्योग्राफी का भी एक प्रश्न है। 52 नंबर सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? अगला प्रश्न सबसे अच्छा, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया कोयला कौन है? तो वहां जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। ए नंबर। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट, यानी कि ए नंबर। और सबसे जो है घटिया कोयला जो कम ऊर्जा और अधिक धुआं देगा हो जाएगा आपका पीट। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 52 का ए नंबर। 53 प्रश्न मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न क्या है कि मुंबई जो हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो वहां हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु, यानी कि सी नंबर, खनिज तेल हेतु। 54 भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? माने कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा आपका सी नंबर डिगबोई में। क्या हो जाएगा? सी नंबर डिगबोई। 55 प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक जो गैस होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वह पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि 55 का उत्तर बी नंबर है। 56 भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वहां हो जाएगा 56 का सी नंबर सतलज। क्या हो जाएगा? सी नंबर सतलज नदी। 57 नंबर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यानी क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन है? तो वहां हो जाएगा तुंगभद्रा। ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर तुंगभद्रा। 58 ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है कि ताप विद्युत केंद्र का इनमें से उदाहरण कौन है? तो 58 का हो जाएगा आपका प्यारा से आंसर बी नंबर। ठीक पा रहे हैं? चलिए 58 का बी नंबर बरौनी। 59 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला प्रश्न क्या है? यूरेनियम का
प्रमुख उत्पादन स्थल यानी कि कौन सा ऐसा स्थान है, जगह जहां पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला और ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो ये हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो 59 का हो जाएगा आंसर डी नंबर जादूगोड़ा। 60 नंबर प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। अगला प्रश्न क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर तारापुर। ठीक है, ये भी आपको पहले से मालूम होगा, मुझे आशा और पूरा विश्वास है। 61 नंबर भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है? अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना की सबसे अधिक इस ऊर्जा के उत्पादन करने की संभावना है? तो वह है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। 62वां प्रश्न है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो अधिक जो अनुकूल परिस्थितियां है वह कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, चलिए 62 का बी नंबर खंबात की खाड़ी में। 30वां प्रश्न है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका पूंजी, सी नंबर। 64 नंबर भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित यानी कि भारत में जो सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी बनाया गया था वह कौन कंपनी है? तो वह है बी नंबर टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए 62 नंबर पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? अगला प्रश्न क्या है कि पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, यानी कि कौन से कारण से? तो वहां जो हो जाएगा मुंबई एक पतन है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। और डी नंबर क्या होगा थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, वहां पर सामान ले जाने और ले आने की दोनों सुविधा है। 2 नंबर क्या है कि यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, यानी कि यहाँ कंपनी है तो यहाँ पर समझिए कि कपास खेती होती है, यहाँ से आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं होता। तीसरा नंबर है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि वहाँ के लोग जो थे धनी थे, यानी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि सभी कारणों से पहले जो सूती मिल थी वो मुंबई में स्थापित की थी। आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर। 86 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा इनमें उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र भी कृषि पर आधारित है, उसके बाद में चीनी भी है, जूट वस्त्र भी है, यानी कि आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं, यानी कौन ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि के कारण है? तो वह सीमेंट भी, यानी कि सीमेंट के लिए क्या लगता है? तो क्या लगता है? तो उसके लिए लगता है कच्चा माल चूना पत्थर, चूना। अब चूना पत्थर जो होता है वो कृषि यानी कि खेत में तो नहीं बुझाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। अब बाकी सब के लिए तो क्या है? कृषि से ही सब कुछ है। 67 नंबर हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला प्रश्न क्या है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो वहां जो 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता मेदिनीपुर। क्या हो जाएगा? कोलकाता मेदिनीपुर, यानी कि सी नंबर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो 67 का सी नंबर कोलकाता मेदिनीपुर। ठीक है, नहीं ना गया। 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा उद्योग है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
तो वह हो जाएगा सी नंबर बोकारो लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? सी नंबर बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 69वां प्रश्न, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है? तो वह हो जाएगा आपका सी नंबर चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए, यानी कि इसके उत्पादन में हमारे गांव के मजदूर किसान की भी आवश्यकता यानी उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि कंपनी जो होती है, कंपनी जहां पर चीनी का निर्माण होता है, वह चीनी उद्योग के लिए कांचा माल यानी कि गन्ना का जो खरीद करती है, गन्ना किसे खरीद लेती है? तो वह होता है किसान से। ठीक है, तो यह हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो हो जाएगा चीनी उद्योग। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग? अगला प्रश्न क्या है? वीवीआई प्रश्न। क्या है? वीवीआई प्रश्न, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, कि इनमें से कौन ऐसा उद्योग है यानी छोटे पैमाने के उद्योग है, यानी छोटा सा उद्योग है? तो हो जाएगा खिलौना उद्योग। सदर का आपका सी नंबर। चलिए, सदर का सी नंबर खिलौना उद्योग। एक बात, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। भोपाल त्रासदी में, यहाँ पे वीवीआई है, अब वीवीआई बताने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। अब पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। और कोई ज्यादा तो है नहीं, मात्र कितना है? 160। कितना है? 160। सिर्फ एक वीडियो, वन शूट, एक बार में। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में कौन गैस? प्रश्न का आंसर है एक नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है, यानी कि आपका हो जाएगा सी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड। सी नंबर 71 का सी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सी नंबर। 72 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? प्रश्न क्या है? 72 नंबर की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 1947 के आसपास की बात है। उस समय जो देश में सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आपका प्यारा आंसर सी नंबर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अगला प्रश्न क्या है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, यानी कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, महाराष्ट्र। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो वह हो जाएगा सी नंबर स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है वो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, सी नंबर। 75, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिन भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो वह हो जाएगा आपका ए नंबर कोलकाता एवं दिल्ली। 75 का ए नंबर कोलकाता एवं दिल्ली में क्या है? ये दो शहर है जिसमें मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, 76वां प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ष था? किस वर्ष? 2006 था कि 3 था कि 2008 था कि 2005 था? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो वह हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर डी नंबर 2005 में। क्या हो जाएगा? डी नंबर 2005 में। 77वां प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस 77वां प्रश्न का हो जाएगा ए नंबर 1986। क्या हो जाएगा? ए नंबर 1986। 78, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न क्या है? इनौर
डबल ना है, वो आधा का इनौर, ये आधा ना नौर। इनौर पत्थर किस राज्य में स्थित है? तो इनौर जो पत्थर है वहाँ क्या है? तो वहाँ तमिलनाडु राज्य में सीधी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? अगला प्रश्न क्या है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वहां जो है वहां 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि डी नंबर। भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है। सबको लिखा जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम वैसे भी वीडियो लंबा ना हो। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? अगला प्रश्न क्या है कि देश में कितने ऐसे आर्थिक मतलब क्षेत्र है जो आर्थिक क्षेत्र है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी कि देश में कितने आर्थिक विकास क्षेत्र है जो विकसित है, डेवलपमेंट है? तो वहां हो जाएगा आपका इसका 80 का उत्तर ए में दिया 10, बी में दिया 7, सी में दिया 15 और डी में दिया 5, यानी कि आपका हो जाएगा बी नंबर 7। क्या हो जाएगा? बी नंबर 81। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? बी नंबर पश्चिम बंगाल। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उतने दिन में आपको क्या करना है, वीडियो को हम पढ़ रहे हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, उसी समय में आपको क्या थोड़ा सा वीडियो रोक लेना है और इसका अपने से आंसर ढूंढ करके क्या करना है, लिख देना है। ठीक है। चलिए इस तरह लिख देना 81 का बी जो भी हो, और लास्ट में आपको देखना है कि आपका कितना सही है, यानी कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव है 160, उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है। 82 बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, मतलब कृषि कार्य की जाती है? तो हो जाएगा बी नंबर 60%। क्या हो जाएगा? बी नंबर 60%। बी 82 का आंसर बी। 83 राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए? अगला प्रश्न क्या है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो हो जाएगा ए नंबर 80%। ठीक है। 84 इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन ऐसा जिला है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, कि वहां पर गन्ना उत्पादन नहीं होता है? तो वहाँ दरभंगा में भी होता है, पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, यानी कि आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ठीक है। यहाँ विशेष रूप से चावल और गेहूं की खेती की जाती है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो बिहार के लाइन पार्ट का है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या होता है? बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, यानी कि कमी हो रही है। बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 86 तंबाकू उत्पादन क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन ऐसा क्षेत्र है जो तंबाकू के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा आपका प्यारा से आंसर डी नंबर, गंगा का दिया डी नंबर। चलिए इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप देख करके इतना कंफर्म आपको हो जाना कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको पेपर मिले तो उसमें 4 गो आंसर देकर ढाक से नजर एक बार यहाँ लगे। समझ में आया? शाबाश। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ होगा? आरंभ होगा कब होगा? कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना जो बनाया गया था वो कब आरंभ हुआ था? उसको शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है ए 1950 में, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1900 क्या है 52 और ऑप्शन डी है 1954। यही हो जाएगा आपका सही डी है। ठीक है। चलिए बहुत ही जल्द आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से यानी कि YouTube पर जेएमएस ट्यूशन सेंटर के द्वारा ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ऑनलाइन। ठीक है। लाइव क्लास लिया जाएगा और उसमें इस तरह का प्रश्न जो भी आएगा उस प्रश्न के एक प्रश्न को पढ़ के बताया जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन बोलेगा 1950 में, बी 1948 में, सी 1952 में और डी 1954 में। उसी बीच में आपको क्लास यानी कि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अपना आंसर बताना है और तो उसके बाद में जो सही होगा उसको हम बताएंगे। आज जो भी
मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, जो भी उधर से आंसर बताएंगे उनका नाम भी हम क्या करेंगे, एलसीडी में पढ़ करके जहाँ पर लगेगा उसको हम क्या करेंगे, तो आपको नाम आपका प्रसारण करेंगे, यानी कि बताएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि गंडक परियोजना का स्थान निर्माण किस स्थान पर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, यानी कि गंडक परियोजना जो है उसका जगह कहाँ है, निर्माण कहाँ होगा, तो हो जाएगा आपका प्यारा से आंसर वाल्मीकि नगर। देखते हैं कौन है वाल्मीकि नगर, बी नगर। क्या हो जाएगा, बी नगर। यानी कि बेतिया में भी नहीं है, मोतिहारी में तो है ही नहीं है, छपरा में नहीं है, यानी कि आपका प्यारा से आंसर हो जाएगा बी नगर। 89वां प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई इनमें से कौन ऐसा जिला है बिहार का वहां होती है, तो वहां होती है कहाँ, रोहतास में। ठीक है, ये नंबर रोहतास। ठीक है, यानी कि वहां पटवन क्या होता है, सिंचाई का हम क्या कहते हैं, सिंचाई को हम लोग यहाँ भाषा में पटवन कहते हैं। पटवन यानी कि खेतों में सिंचाई किसे कहते हैं, तो खेतों में विभिन्न अंतराल पर यानी कि समय समय पर जल देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग अपने भाषा में पटवन कहते हैं। यानी कि बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई अगर होती है तो वह रोहतास जिले में, सिवान में उतना नहीं होती, गया में, पश्चिम तरफ नहीं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्या हो जाएगा आपका 90 नंबर में, ए में 374 किलोमीटर, 374 किलोमीटर, 370 किलोमीटर, 300 बी में है 380 किलोमीटर और डी में है 350 किलोमीटर। तो आपका आंसर जो है वहाँ ए नंबर है, 374 किलोमीटर। क्या है, ए। ठीक है, चलिए 91 कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। अगला प्रश्न क्या है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है, तो वहां हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर बी नंबर, दरभंगा जिला में। किस जिला में, दरभंगा। कांवर झील है। अगला प्रश्न क्या है कि कांवर झील कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील जो है ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिले में। आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, बेगूसराय जिले में। कांवर झील बेगूसराय जिले में, 92 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 93 प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का चिड़ियाघर किस नगर में स्थित है, तो वहां हो जाएगा आपका पटना, यानी कि ठीक है डी नंबर। 94 बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, तो वहां हो जाएगा डी नंबर, गंगा के दोरोनी में, डी नंबर। 94 का डी, गंगा के दोरोनी में खनिज तेल मिलने की संभावना है भविष्य में। 95 नंबर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। थोड़ा देर पहले भी, कुछ देर पहले ये ऑब्जेक्टिव आया था इस तरह का कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लोहा उद्योग, ऑप्शन सी शीशा उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वह मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो होता है सीमेंट उद्योग, यानी कि 95 का ए नंबर। 96 नंबर, पाइराइट खनिज है। अगला प्रश्न क्या है कि पाइराइट खनिज देख लेंगे, चल रहा है। पाइराइट खनिज क्या है, तो पाइराइट जो है वह अधात्विक खनिज है। ठीक है, यानी कि बी नंबर। देखते रहना, ऐसे लगे कि रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट जो खनिज है वो अधात्विक खनिज है, यानी कि 96 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 97 नंबर है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन, बिहार के सोना अयस्क से
बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। प्रश्न क्या है कि बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, मतलब कितना होता है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर 0.1 यानी 0.1 से 0.6 ग्राम, यानी कि आपका बी नंबर। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित? अगला प्रश्न क्या है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो वहां हो जाएगा आपका ए नंबर भागलपुर में। ठीक है, कहाँ? भागलपुर में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। 10 घंटा ऑफलाइन क्लास चलाने के बाद में आकर के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए आपको खूब अच्छा देखना है, अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इधर से ठीक आ रहा है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो वहां हो जाएगा आपका 98 का ए नंबर भागलपुर जिला में। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न में भी आएगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित स्थापित है? अगला प्रश्न क्या है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वह किस जिला में स्थापित है? तो वहां हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, यानी कि सी नंबर मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, आप मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाएंगे तो उसी बीच में मुजफ्फरपुर से 2 स्टेशन इधर क्या है, कांटी स्टेशन है, वहीं पर क्या है तो तापीय विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया। तो कौन जिला पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर, यानी कि 99 का आपका सी नंबर। VVI प्रश्न आएगी, क्या है? VVI बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सही नंबर बिहार में BHPC, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो बृहद परियोजनाओं की जो संख्या है वह है बी, यानी कि 10। क्या आ जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी 10। 101 बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वह हो जाएगा 44.20 मेगावाट, यानी कि बी नंबर। ठीक है, 44.20 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट, बी नंबर। रुकिए, कौन नंबर है? इसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित, यानी कि शीशे के जो फैक्ट्री कहाँ है? तो वहां हो जाएगा बिहार में हाजीपुर में, ए नंबर। 103 नंबर सिगरेट का कारखाना कहाँ है? अगला प्रश्न क्या है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का जो कारखाना है वो मुंगेर में। ठीक है, ए नंबर। 104 नंबर रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेलवे जो वर्कशॉप है वो जमालपुर में, यानी कि ए नंबर। चलिए, क्या हो जाएगा? जमालपुर। VVI प्रश्न है जो। चलिए, 105 नंबर है खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद का जो कारखाना है वहां है बरौनी में, यानी कि 105 का ए नंबर। चलिए, 106 नंबर है किस नगर में कालीन तैयार होता है? अगला प्रश्न क्या है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो हो जाएगा ओबरा में। कहाँ? ओबरा में, ए नंबर। 107 अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो वहां हो जाएगा आपका ए नंबर समस्तीपुर जिला में। क्या हो जाएगा? ए नंबर समस्तीपुर जिला में। चलिए, 108 नंबर बिहार की पहली रेल लाइन थी? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? तो वहां थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, यानी कि आपका बी नंबर। 109 पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पथ, यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए। 110 ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है नंबर क्या है?
तो वहां हो जाएगा 2 नंबर बी। ठीक है, बी में 2। ठीक है, 101 में बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, कब से माना जाता है? तो वहां हो जाएगा आपका बी नंबर 1960 से, सॉरी 1860 से। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1860 से। चलिए 112 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्या है? वीवीआई प्रश्न है। क्या है? 2024 के लिए वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का कारखाना जो है वह हाजीपुर में, यानी कि 112 का बी नंबर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। चलिए 13 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगा ए नंबर 6283 किलोमीटर। ये नंबर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वहां है 6283 किलोमीटर। 114, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ? तो बिहार में रज्जु मार्ग जो है वह है राजगीर में, यानी कि बी नंबर। ठीक है, 115 नंबर, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि मंदार हिल किस जिला में अवस्थित है? कौन सा जिला में अवस्थित है? तो वहां जाएगा आपका सी नंबर बांका जिला। क्या हो जाएगा? सी बांका जिला। चलिए 116 नंबर, राष्ट्रीय पोत संस्थान राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका ए नंबर महेंद्रू घाट। क्या हो जाएगा? ए नंबर महेंद्रू घाट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 117, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। अगला प्रश्न क्या है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो वहां हो जाएगा आपका 8 करोड़ से अधिक, यानी कि सी नंबर। कब? 2001 के अनुसार, 2001 के जनगणना के अनुसार 8 करोड़ से अधिक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 198 प्रश्न है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो वहां आपका आंसर हो जाएगा 28.93%, सी नंबर। 119 में बिहार में ग्रामीण आबादी, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो बिहार में जो ग्रामीण आबादी है वह है 89.5%, यानी कि ये नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? तो वहां हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर 881। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर 881। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 881 व्यक्ति रहते थे, यानी कि 120 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कितना? बी नंबर। 121 नंबर, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में पूछा जा रहा है, इसमें देख लेना कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है, कहाँ का? तो बिहार का। तो हो जाएगा आपका ए नंबर पटना, सॉरी बी नंबर है पटना। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो हो जाएगा पटना, बी नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वह हुआ था मध्य युग में। क्या हुआ था? ये नंबर मध्य युग में। 123 नंबर, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अगला प्रश्न क्या है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो वहां जो था वहां था सी नंबर टाटा नगर। क्या था? सी नंबर टाटा नगर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए प्रश्न नंबर 124, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। अगला प्रश्न क्या है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो वहां थी 10.5%, यानी कि सी नंबर।
125 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है तो वह है पटना, यानी कि इसमें ए नंबर। ठीक है, 146 नंबर, उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैशवीर विधि का विकास किसने किया था? अगला प्रश्न क्या है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैशवीर विधि का विकास किसने किया था? तो वह लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान, बी नंबर। 127 नंबर प्रश्न है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि पर्वतीय छायांकन, पर्वत का जो छायांकन किया जाता है नक्शा में, उस विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ठीक है, 128 नंबर, छोटी महीन एवं खंडित, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहता है? हैशवीर विधि, हैशवीर विधि कहा जाता है कि सी नंबर। ठीक है, चलिए 129 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा देखो उसको, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? विशेष ऊंचाई, यानी कि आपका आंसर बी नंबर। क्या कहा जाता है? विशेष ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न है 130 नंबर, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में यानी कि नक्शा में जो नीले रंग जो होता है वो किस चीज को दिखाने के लिए होता है? तो हो जाएगा आपका डी नंबर, जल को दिखाने के लिए। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए 130, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? और आगे आपका यहाँ से जो 100 यहाँ जो 30 प्रश्न था, क्या था? 130 प्रश्न था, वह किताब का 1 पाठ से लेकर 6 पाठ तक था, यानी कि 1 का क ख ग अंग, 2 पाठ कृषि, 3, 4, 5 का क ख ग घ तक ले और 6 पाठ। और यहाँ से जो प्रश्न आपका शुरू हो रहा है आपदा प्रबंधन से। यह प्रश्न कहाँ है? तो है आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन, इंग्लिश डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, चलिए यह भी प्रश्न भी आई, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि मानव निर्मित आपदा है, आतंकवाद, यानी कि आपका हो जाएगा सी नंबर। 132 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि कौन ऐसी आपदा है जो मानव के गलतियों के कारण उत्पन्न होती है? तो वह जो है इसमें से आपका क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक दंगे भी मानव निर्मित है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त डी पर ताला लॉक हो जाएगा। इनमें से ये सभी है तीनों जो मानव जनित आपदा है। क्या होगा? चलिए 133 नंबर प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है वह समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जो भूकंप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। 133 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। 134 नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अगला प्रश्न क्या है? नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता, यानी कि सी नंबर। ठीक है, चलिए 135 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन क्षेत्र? ए हो जाएगा उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो है उत्तर क्षेत्र है, उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए जिसके अंतर्गत बिहार के कितने जिले? 8 जिला। कितना जिला? 8 जिला।
ठीक है, चलिए डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत दिन पहले से आप जाना, 6th क्लास के ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसी समय से जाना है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वहां जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर, कोसी नदी। 137 नंबर, बाढ़ क्या आता है? बाढ़ जो है वहां प्रकृति आता है, ए नंबर क्या है, बाढ़ प्रकृति आता है। चलिए 138 नंबर प्रश्न, सूखा किस प्रकार की आता है? तो सूखा जो है वहां भी प्रकृति आता है, ए नंबर। चलिए फटाफट बढ़िए आगे, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे जो स्थिति होती है वह धीरे धीरे आती है, यानी कि सी नंबर। 140 नंबर प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? यानी कि वर्षा की कमी है कि भूकंप है कि बाढ़ है, ज्वालामुखी की क्रिया है, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी, ए नंबर। 141 नंबर प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? अगले प्रश्न क्या है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका कौन सा है? तो वहां ए नंबर, सॉरी बी नंबर, क्या हो जाएगा, वर्षा जल को संग्रह करना, यानी कि जमा करना, बी नंबर हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो वहां 141 का बी नंबर, वर्षा जल को संग्रह करना मतलब जमा करना, ठीक है। 142 नंबर प्रश्न है, महासागर की तलिंग पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्या है कि महासागर की तलिंग पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उस कंपन को किस नाम से, यानी कि सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुनामी। ये भी वीवीआई प्रश्न है। चलिए 143 नंबर प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अगला प्रश्न क्या है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो वह सुनामी जो था आया था बंगाल की खाड़ी में, का डी नंबर आता हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर, बंगाल की खाड़ी में। 144 नंबर प्रश्न, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? अगले प्रश्न क्या है कि भूकंप से, जहां भूकंप होता है वहां से लेकर जमीन, भूकंप कहां होता है? जमीन के अंदर, वहां से लेकर के पृथ्वी के सतह पर ऊपरी भाग पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस तरंग को हम पी तरंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ए नंबर, पी तरंग के नाम से। 145 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अधिकेंद्र, यानी कि बी नंबर, ठीक है। चलिए 146 नंबर प्रश्न है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? अगला प्रश्न क्या है, भूकंप अथवा सुनामी यानी कि किसी प्रकार की आपदा आती है तो उनमें से जो लिखा गया इनमें से कौन सा ऐसा तरीका जो सही नहीं है? तो वह भगवान भर से बच जाए, कुछ करना चाहिए। 147 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगला प्रश्न क्या है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो हम सबको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए कि ए नंबर। 148 नंबर प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो उसके पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, यानी कि 148 का आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बी नंबर। 149 नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अगला प्रश्न क्या है कि आग से जले की स्थिति में यदि आग में कोई जल गया है तो उस स्थिति में जले हुए स्थान पर, यहाँ जला हुआ जहां हाथ में, पैर में, शरीर में जहां भी हो उस समय जल गया तो वहां प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? प्रश्न क्या कर रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो वहां पर क्या करना चाहिए? हम सबको ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। चलिए इनमें से ऑप्शन है 4 में, इसमें ठंडा पानी डालना चाहिए प्राथमिक उपचार के तौर पर, यानी कि आपका प्यारा सा आंसर ए नंबर।
150 नंबर प्रश्न है, मकान या बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उसमें ए नंबर हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए 151 प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आती है। तो सुनामी जो होती है वह समुद्र में आती है। क्या, बी। इस तरह का प्रश्न पूछा गया कि सुनामी किस स्थान पर आती है, तो परीक्षा देने गए थे पिछले सप्ताह को दिया आसमान में। सुनामी किस स्थान पर आती है, तो आसमान में। ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग हमारे बिहार में रहते हैं। सुनामी किस स्थान पर आती है, मैं कहता है तो वहां लिख दिया था कहाँ, आसमान में, जो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा 151 का बी नंबर। सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी समुद्र में। ठीक है, आता है चाहती है। 152 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ज्योग्राफी का, भूगोल का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखना, थोड़ा सा भी नहीं भगाना, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है कि चलिए 10 लाइन आप सुनते हैं और 5 लाइन छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। नहीं कि यह प्रश्न बहुत मेहनत के बाद में तैयार किया गया, इसलिए आपको पूरा लाइन से देखना है। ये देख लेते समझिए भूगोल का सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी से आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे भूगोल का पूर्ण नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद में कुछ सब्जेक्टिव का होता है, तो उसके लिए भी इसी तरह का हम जबरदस्त वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है, हो गया। आगे प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो हमारा सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है, सार्वजनिक टोन। लेकिन अभी वर्तमान में क्या गया, मोबाइल फोन। तो यही आंसर सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, यानी कि आपका ए नंबर। 154 प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। अगला प्रश्न क्या है कि सुदूर संवेदी उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो होता है मौसम विज्ञान के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। यानी कि आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 155 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इस में से कौन है जो प्राकृतिक आपदा है। तो आग लगना, मानव निर्मित बम विस्फोट, क्या है मानव निर्मित रासायनिक दुर्घटना है, वह भी है मानव निर्मित। यानी कि भूगोल और क्या हो जाएगा सर, भूकंप हो जाएगा किसी में, भूगोल नहीं भूकंप। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इनमें से। चलिए 156 प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में ध्वनियों की आकृति कैसी होनी चाहिए। आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में ध्वनि की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार, यानी कि डी नंबर। चलिए 157 प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान और मकानों का निर्माण क्या होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान और मकानों का निर्माण क्या है, तो वो हो जाएगा अनुचित, बी नंबर। कैसे होना चाहिए, अनुचित, बी नंबर। 158 प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, यानी कि सी नंबर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, सी नंबर। चलिए 159 प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। प्रश्न क्या है, समझने वाला प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से जो सबसे हानि होती है, तो दुनिया में सब जहाँ बाढ़ आता है सब लोग प्रभावित होता है। यानी फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, इसलिए उपयोग सब हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर डी नंबर। 160 नंबर इस भूगोल का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि जो सुखाड़ होता है जल के अभाव में, यानी ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें गलती बनाएगा। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि जो सुखाड़ होता है वो होता है जल के अभाव में। ठीक है, चलिए 160 नंबर। कितना, 160। रुको, ये तो था क्लास 10 का, क्लास 10वीं का
भूगोल का ज्योग्राफी से 160 आ रहा है 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को आपको देखना है और अपने आप खुद से टेस्ट लेना है और यहाँ आपको कितना सही हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि 160 में आप लोगों का कितना सही हुआ, उसका राय आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। चलिए, यदि आप इस राय ट्यूशन को व्हाट्सएप नंबर पर देना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर है, इसके लिए नंबर क्या है, तो उसके लिए नंबर है 91 101 90 492। इस पर आप व्हाट्सएप करके इस वीडियो में कुछ भी कभी बेसी होगा तो उसका अपना राय अवश्य दे सकते हैं। चलिए, आपके हर बात को मानी जाएगी। चलिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक ले इतना कुछ देखने के बाद में यदि आप इस जेएमएस ट्यूशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम से, मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट जो भी प्रश्न, जो भी सूचना हो, इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक अच्छे नए जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। इसलिए आप उससे अनुरोध, विनती एवं प्रार्थना है कि सुबह और शाम को जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, मन लगा कीजिए। आप कीजिए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। इस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।